हाँ, तो अगला चैप्टर है आज का कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948, हैक्टरेज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 सुरक्षा संबंधी संविधान है, प्रोटेक्टिव। ये कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देता है। भारत में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ। उसके बाद कई बार इसमें संशोधन एवं परिमार्जन किए गए, लेकिन स्वतंत्र भारत में 23 सितंबर 1948 को बृहद कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 1949 से लागू है। इस अधिनियम में 120 सेक्शन है, यानी धाराएं हैं, 120 धाराएं। इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई है कि जो कारखाना में कर्मचारी काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य, उनके कल्याण, उनकी सुरक्षा, उनके लिए कार्य के घंटे, उनके लिए छुट्टियां, बालकों के नियोजन, महिलाओं के नियोजन इत्यादि के रूप में, बृहद रूप में प्रोविजन दिया गया है, ताकि कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। यह अधिनियम 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे भारत में लागू है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया और वहां से 370 जो है सेक्शन को हटाया गया, अनुच्छेद को हटाया गया, जो विशेष अधिकार प्राप्त था। तो ये पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन 2019 में ही लेबर कोड लाया गया और 2020 में 23 सितंबर 2020 को लेबर कोड ऑन सेफ्टी के अंतर्गत जो व्यवसायिक सुरक्षा है, सेफ्टी है, उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और आज यह कारखाना अधिनियम जो है पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन राज्यों में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दी गई। कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं में देखेंगे एक एक करके। कारखाना, दूसरा बालक, तीसरा किशोर एडोलसेंट, चौथा अल्पवय यंग पर्सन, पांचवा देखेंगे शक्ति पावर, 6 में दिन, 7 में सप्ताह, 8 में विनिर्माण,
प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 9 में लाइसेंस। 10 में निरीक्षक। 11 में श्रमिक। 12 में नियोजक। 13 में उद्योग। 14 में देखेंगे चिकित्सा, हितलाभ परिषद। इसको कहिए चिकित्सा, ऐसे लिखिए। प्रमाणकर्ता, शल्य चिकित्सा पदाधिकारी। 15 में हो गया आपका अधिष्ठाता। अधिष्ठाता शक्ति दीन सत्ता विनिर्माण। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये प्रश्न हो गया परिभाषाएं। अगला प्रश्न है, देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। दूसरा, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। तीसरा, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सुरक्षा सेफ्टी संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। अगला देखेंगे, सुरक्षा के बाद हो गया कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वयस्क श्रमिकों की कार्य के घंटे संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। अगला, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्पवय यंग पर्सन व्यक्तियों के नियोजन संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वार्षिक सवेतन अवकाश एनुअल लीव विथ वेजेज संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिसंकटमय प्रक्रियाओं संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, महिलाओं के कल्याण संबंधी प्रावधानों का
वर्णन करें। तो इतने देखेंगे प्रोविजन है, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो हम इसको मिटाते हैं, एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखेंगे परिभाषाएं। परिभाषाएं में देखेंगे पहला कारखाना। अधिनियम की धारा 2M के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कारखाना अपनी परिसीमाओं सहित ऐसा औद्योगिक परिसर है जिसमें शक्ति की सहायता से 10 या अधिक व्यक्ति तथा बिना शक्ति की सहायता से 20 या अधिक व्यक्ति पिछले 12 माहों से काम करते आ रहे हों या नियोजित हों या विनिर्माण प्रक्रिया में संलग्न हो तो उसे कारखाना कहा जाएगा। 7 अगस्त 2014 को प्रस्ताव रखा गया या प्रस्तावित रखा गया कि इस परिभाषा को बदल दिया जाए, लेकिन सिर्फ प्रस्तावित ही रह गया, बदला नहीं कि शक्ति की सहायता से 20 व्यक्ति और बिना शक्ति की सहायता से 40 व्यक्ति, ये प्रस्तावित रह गया। इसलिए परिभाषा यही है। कारखाना की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होते हैं। निम्न शामिल नहीं होते। कौन शामिल नहीं होते हैं देखेंगे। खान, रेलवे, रनिंग शेड, भोजनालय, खान, रेलवे, रनिंग शेड, भोजनालय, उपहार गृह और संघ की सशस्त्र बल की इकाई या टुकड़ियां शामिल नहीं होंगे। तो कारखाना की परिभाषा जान गए, हमेशा पूछता है, इसको याद रखें। दूसरा परिभाषा है बालक। बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 14वां वर्ष, यहां नहीं लिखना है, देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 98 में अलग है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में अलग है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 में अलग है, बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 में चाइल्ड बालक की परिभाषा अलग है। यहां क्या पढ़ेंगे आप? बालक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया। किशोर, किशोर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया हो लेकिन 18वां वर्ष पूरा नहीं किया हो।
यानी 18 से 15 वर्ष के बीच की आयु को किशोर कहा जाएगा। अल्पवयस्क यंग पर्सन, अल्पवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य जो बालक अथवा तथा किशोर हो, अर्थात जिसकी आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष के बीच हो, 14 और 18 के बीच हो, उसे अल्पवयस्क कहते हैं, यंग पर्सन। वयस्क, वयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया। इसी तरह से डिफिनेशन आपको लिखते चले जाना है, पूछेगा तो। अब आगे देखेंगे शक्ति, पावर। शक्ति, पावर, शक्ति से तात्पर्य कृत्रिम तरीके से मशीन द्वारा किए गए कार्य से, जो मशीन से काम होगा उसे ही शक्ति माना जाएगा। यदि मनुष्य या पशु द्वारा बलपूर्वक काम किया जाता है तो उसे शक्ति नहीं माना जाएगा, उसे शक्ति की परिभाषा के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। दीन, डेज, दिन से तात्पर्य 24 घंटे से है, जो मध्य रात्रि से शुरू होता है। सप्ताह, सप्ताह से तात्पर्य 7 दिनों से है, जो मध्य रात्रि शनिवार से शुरू होता है, शनिवार से शुरू होता है। लेकिन कारखानों में मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश पर किसी भी दिन से सप्ताह की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि शिफ्ट में काम होता है तो सबको एक ही दिन संडे को छुट्टी दे देंगे ये तो निश्चित तौर पर फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसलिए फैक्ट्री में छुट्टी नहीं होती है, फैक्ट्री में कभी छुट्टी हो भी नहीं, तो शिफ्ट में काम होता है। तो किसी का सोमवार को छुट्टी रहेगा, किसी का मंगल का रहेगा, किसी को संडे को रहेगा, इस तरह से। इसलिए सप्ताह का डिफाइन। नेक्स्ट, विनिर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या इसको उत्पादन प्रक्रिया भी कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। विनिर्माण से तात्पर्य नवीन वस्तुओं के निर्माण से, जिसके रूप में, स्वरूप में बार बार परिवर्तन होता हो, परिवर्तन होता हो। जैसे आप देखेंगे रुई से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, देखेंगे बार बार परिवर्तित हो रहा है। लौह अयस्क, लौह अयस्क जो कच्चे माल होते हैं, इसे देखेंगे रड बनता है या लोहा बनाया जाता है, लोहा से प्लेट बनाया जाता है, अब प्लेट के बाद कई तरह के सामग्री बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, मशीनरी बनाई। तो ये इसके रूप में बार बार परिवर्तन होता है। एलएसडब्ल्यू में इसके एग्जाम्पल है वस्तुओं का मरम्मत करना, मल का पंप करना, कंपोजिंग करना, कंपोजिंग करना, रेलवे के डिब्बे का निर्माण करना,
बंदरगाह का निर्माण करना इत्यादि। ये भी जान गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रमिक। श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में अकुशल, अर्धकुशल, अतिकुशल, कुशल या अन्य कार्यों में भाड़े या पुरस्कार पर नियोजित हो, चाहे गिफ्ट लेता हो, चाहे मजदूरी लेता हो। भाड़े का मतलब मजदूरी पर नियोजित, चाहे उसकी नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, चाहे वह पारिश्रमिक पर नियोजित हो या बिना पारिश्रमिक पर, चाहे वह पारिश्रमिक पर नियोजित हो या बिना पारिश्रमिक पर, उसे श्रमिक कहा जाएगा। श्रमिक के अंतर्गत छटनीग्रस्त, रिटर्चमेंट, जो रिटायर कर गया है, या सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल होते हैं। लेकिन श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या शामिल नहीं होंगे? थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, जल सेना अधिनियम 1957, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, कारा सेवा, प्रबंधकीय सेवा इत्यादि के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। फिर देखेंगे नियोजन, एम्प्लॉयर, नियोजक। नियोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग या प्रतिष्ठान की स्थापना करता है। उद्योग या प्रतिष्ठान की स्थापना करता हो, कारखाने की स्थापना करता हो तथा श्रमिकों को नियोजित करता हो और वस्तुओं का निर्माण करता हो। इसके अंतर्गत प्रधान नियोजक और इमीडिएट ठेकेदार नियोजक भी शामिल होते हैं। यदि कोई कर्मचारी, श्रमिक किसी प्रतिष्ठान में काम करता हो और अलग भी जा करके कुछ व्यक्तियों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर के काम करता हो, विनिर्माण करता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, उत्पादन करता हो, तो अधिनियम के अंतर्गत वह भी व्यक्ति नियोजक कहलाएगा। देखेंगे उद्योग से तात्पर्य ऐसे स्थापन से है जहां वस्तुओं का निर्माण होता हो, विनिमय वितरण होता हो या निर्यात होता हो, चाहे इसके लिए पूंजी लगाई गई हो अथवा नहीं लगाई गई हो, चाहे इसके लाभ के लिए स्थापित किया गया हो या बिना लाभ के लिए, उसे उद्योग कहा जाएगा कानून के अंतर्गत। आगे देखिए